ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से भी सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएई ने ईरान से राब्ता किया है। गुज़िश्ता 40 दिनों की जंग में यूएई को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि 40 दिन की जंग में तकरीबन 40 अरब डॉलर का यूएई को नुकसान हो चुका है। खलीजी ममालिक में जहां पर अमरीकी तंसीबात को ईरान निशाना बना रहा था, यूएई में सबसे ज्यादा तकरीबन 2800 से ज्यादा हमले ईरान की जानिब से किए गए थे। ये जो राब्ता है, इसकी अहमियत क्या है, अहम तफसील आप दोस्तों के सामने मैं रखूंगा। आज तारीख है 16 अप्रैल 2026, दिन है जुमेरात का। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान इसको दबा के वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है। दोस्तों, यूएई जिसके बारे में ये तासुर आम था कि वो ये चाहता है कि वो ईरान पर जो अमेरिका हमले कर रहा है उसमें शिद्दत लाई जाए और ईरान को सबक सिखाया जाए। इस हवाले से यूएई ने अपने तमाम सिफारती ताल्लुकात ईरान के साथ मुनक़ता कर दिए थे, लेकिन अब जब पाकिस्तान ने मरकजी किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत है, मुज़ाकरात है, उसमें अहम किरदार अदा किया और जिस रोज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे, उसी रोज जो नायब सदर हैं यूएई के, वो राब्ता करते हैं चीफ नेगोशिएटर जो कि मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं बाकर कलिबाफ, जो कि ईरान की जो असेंबली है उसके स्पीकर हैं, जो पाकिस्तान भी आए थे और दूसरे दौर की भी वो क़यादत कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट शेख मंसूर बिन जैद उनसे टेलीफोनिक राब्ता करते हैं। इस राब्ते को इसलिए सिग्निफिकेंट देखा जा रहा है कि यूएई की सरजमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हुई थी। बाकायदा ईरान के जो वजीर खारजा है अब्बास अरागची, वो यूएई पर ये इल्जाम लगा चुके थे कि यूएई की जमीन से जो अमरीकी है वो ईरान पर हमला कर रहे हैं, उनकी बेसिस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। यूएई जो है उसने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ईरान के खिलाफ बयानात दिए थे। उनकी जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स की, उसने एक पोजीशन ले ली थी और कहा था कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, ड्रोन प्रोग्राम है, उस पर भी बात होनी चाहिए, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। यूएई ने यहां तक कहा था कि जो ईरान है वो रीजन के लिए, इस गल्फ रीजन के लिए एक मुस्तकिल खतरे के तौर पर रहेगा। अब यूएई के वाइस प्रेसिडेंट का बाकर कलिबाफ से राब्ता करना ये इंडिकेट करता है कि जो यूएई एलिनेट हो गया था, ये जो मुज़ाकरात का मरहले थे, इसमें सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन यूएई कहीं नजर नहीं आ रहा था। पहला जो दौर पाकिस्तान में हुआ 11 और 12 तारीख को, उसमें भी यूएई का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ था। यूएई एलिनेट लग रहा था। इसकी एक वजह यह मुमकिन हो सकती है कि यूएई और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात थे उसमें तलखी आ गई थी, जब यूएई ने पाकिस्तान से अपने 3.5 अरब डॉलर मांगे और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से उसको अरेंज करके यूएई को वापस कर दिए थे। यूएई और पाकिस्तान के दरमियान ये जो ताल्लुकात पे कह लीजिए कि सरदमोरी थी, उसने पाकिस्तान ने जब ये मुज़ाकरात के मामलात शुरू हुए तो यूएई को एतमाद में नहीं लिया था। सऊदी अरब एतमाद में था। सऊदी अरब के जो वजीर खारजा है फैसल बिन फरहान, बाकायदा वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे। पाकिस्तान के जो वजीर खारजा और नायब वजीर आजम है इसहाक डार, उनके साथ वो मुस्तकिल राब्ते में थे। लिहाजा और फिर अब जो पाकिस्तान के वजीर आजम है वो सऊदी अरब गए, वहां पर एमबीएस मोहम्मद बिन जो सलमान है उनको कॉन्फिडेंस में लिया है इन मुज़ाकरात के हवाले से। तो यूएई कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब यूएई का जो राब्ता हुआ है बाकर कलिबाफ से, ये इसलिए अहम है। देखिए, अब्बास अरागची से राब्ता नहीं किया गया, सदर मसूद पेशेकियान से राब्ता नहीं किया गया, बाकर कलिबाफ जो कि चीफ नेगोशिएटर है, जो कि मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं, उनसे राब्ता करके यूएई ने यह भी पैगाम दिया है कि जो अमेरिका पर यूएई दबाव डाल रहा था कि ईरान पर हमले किए जाए, अब यूएई चाहता है कि जो सीज फायर है इसको मजीद कंटिन्यू किया जाए, इसको मुस्तकिल सीज फायर को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील कर दिया जाए। यूएई ने, मैंने जैसे बताया, अपने जो सिफारत खाने के अमला था उसको तेहरान से बुला लिया था, सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता कर दिया था, डाउनग्रेड कर दिया था। ये भी खबरें आ रही कि जो ईरानी शहरी हैं यूएई के अंदर, उनको वापस भेजा जा रहा है, उनके वीजे मंसूख किए जा रहे हैं, उनके जो दीगर जो मामलात हैं उनको खत्म किया जा रहा है और जो ईरान और यूएई के ताल्लुकात हैं उसमें कशीदगी नजर आ रही थी। लेकिन अब ये राब्ता करके जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएई के, उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि जो अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड था उसको खत्म किया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि यूएई और जो ईरान है वो बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। ईरान और चाइना नंबर 1 होता है, यानी जो ईरान की ट्रेड है चाइना के साथ सबसे ज्यादा है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे यूएई के साथ ईरान जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद हुआ है, तकरीबन 174 मिलियन डॉलर बताया जा रहा है कि यूएई को इसका नुकसान हो चुका है। साथ साथ जो यूएई का एक इमेज था जिसमें कहा गया था एक सेफ हेवन है,
वहां पे आपको तहफ्फुज़ मिलेगा। इस 40 दिन की लड़ाई में वो जो परसेप्शन था उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि यूएई के अंदर जो एक्सपैट्स हैं, यानी बैरून मुल्क से जो आए हुए बैरूनी शहरी हैं, वो यूएई के अंदर रहते हैं, नौकरी करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, कारोबार करते हैं, लिहाजा वो अपना सरमाया यूएई के अंदर लेकर आते हैं। अब इस 40 दिन की जंग के अंदर ईरान ने जिस तरह धचका दिया था यूएई को, ये जो तासुर था उस पर सवालात उठ गए थे, और जो बहुत बड़ा सरमाया था वो यूएई के अंदर से बाहर जा रहा था, उसकी स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकल रहा था, रियल एस्टेट से पैसा निकल रहा था, और यूएई इस झटके को महसूस कर रहा था। लिहाजा वाइस प्रेसिडेंट की सतह पे बाकिर कलिबाफ से राब्ता करके अमेरिका को यह पैगाम दिया गया, और जिस रोज ये गुफ्तगू होती है, जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिकी सदर, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है और कहता है कि मुस्तकिल तौर पे वो जो ब्लॉकेट है ईरान की पोर्ट्स का, उसको खत्म किया जा रहा है। अब जो ईरान अपना तेल बेचता है, पहले वो यूएई के पोर्ट पे जाता है और यूएई के पोर्ट से वो बाकी दुनिया में जाता है, क्योंकि जो ईरान है वो दुनिया के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, कारोबार नहीं कर सकता, लिहाजा ये इनडायरेक्ट ट्रेड होती है, तो इसका नुकसान यूएई को भी बहुत ज्यादा हो रहा था। लिहाजा अब खबरें ये हैं कि यूएई कोशिश करेगा कि जो दूसरा राउंड है मुज़ाकरात का, उसमें वो शामिल हो, उसमें भी उसकी से हो, और जो मामलात अब यूएई के हाथ से निकल रहे हैं, क्योंकि बजाय लग रहा है कि जीसीसी के जितने ममालिक हैं उसमें यूएई एलिनेट हो रहा है, यूएई पीछे जा रहा है, तो वो पीछे कह लीजिए अपने आप को शामिल करेगा। फिर यूएई की एक और जो डिमांड थी वो ये थी कि जो मुस्तकिल हल हो, सीज फायर हो, उसमें जो जीसीसी के ममालिक हैं उनको मुस्तकिल तहफ्फुज़ मिलना चाहिए, यानी एक ऐसा मुआहदा, ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें जो ईरान है आगे इन जीसीसी के ममालिक को उससे थ्रेट ना हो, ये ना समझा जाए कि ईरान जो है वो कभी भी अपना हुर्मस को चौक कर सकता है, या फिर जो उसके ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं उनका वो इस्तेमाल इनके जीसीसी के ममालिक के खिलाफ कर सकता है। तो यूएई एक बड़े पैमाने पे एक मुआहदा चाहता है, एग्रीमेंट चाहता है, एक अंडरस्टैंडिंग चाहता है ईरान के साथ, और अब जो एक आइस थी उसको ब्रेक किया गया है वाइस प्रेसिडेंट जो यूएई के हैं उनकी जानिब से बाकिर कलिबाफ को कॉल करके। एक और जो बड़ी दिलचस्प खबर है वो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारत है उसका बहाल होना है। खबरें ये आ रही हैं कि जो ग्वादर में गप्त बॉर्डर टर्मिनल था ग्वादर का, वो अब एक्टिव हो गया है, और ईरान से सेंट्रल एशिया की जो तिजारत है पाकिस्तान की, वो एक्टिव हो गई है। पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान का सहारा लेता था, अब ईरान के थ्रू ये ट्रेड होगी और पाकिस्तान को इसका मिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होगा। एक और जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, वो अगर ईरान से जो आलमी पाबंदियां हैं वो उठा ली जाती हैं, तो ईरान और पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइन है वो एक्टिवेट हो सकती है। 2009 में एक मंसूबा बनाया गया था ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का। 2013 में अहमदीनेजाद जो कि सदर होते थे ईरान के, और पाकिस्तान के उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, लेकिन बाद में ये एक्टिवेट नहीं हो सका था क्योंकि ईरान पर आलमी पाबंदियां लग गई थी और पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं ले सकता था। पाकिस्तान की जो गैस की जरूरियात है वो सबसे ज्यादा कतर से पूरी होती है, एलएनजी वो इंपोर्ट करता है, और अब जो आबना हुर्मस बंद हुआ तो ये जो तरसील थी ये भी रुक गई। लिहाजा अगर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये जो गैस पाइपलाइन है वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ का जो हिस्सा है पाइपलाइन का उसको बनना है, उसको फिर काम होना है, अगर ये एक्टिवेट हो जाती है तो पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है आबना हुर्मस पर वो खत्म हो जाएगी, कतर पे जो एलएनजी की डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी, और साथ साथ सऊदी अरब के से जो तेल की डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी। जब ये 2013 के बाद ये जो कह लीजिए प्लान था, क्योंकि ईरान ने कहा था हम ग्वादर के अंदर एक रिफाइनरी लगाएंगे जिसकी जो कैपेसिटी होगी तकरीबन 4 लाख बैरल तेल होगी जो कि वहां पे वो रिफाइन करेगी, फिर ये मंसूबा उस पर अमल नहीं हो सका। सऊदी अरब ने काउंटर ऑफर की, सऊदी अरब ने कहा पाकिस्तान को कि हम $10 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे और ग्वादर के अंदर ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो सका, उस पर सऊदी अरब काम नहीं कर सका, और वो सारा जो प्रोजेक्ट था उस पर आगे सारी पेशरफ नहीं हो सकी। अब अगर ईरान से ये पाबंदियां हट जाती हैं जिस तरह पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, तो आप यकीन जानिए कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए इससे बड़ी कोई अच्छी खबर नहीं हो सकती। ईरान से आपको डायरेक्ट आपको पाइपलाइन लगेगी, आपको गैस मिलेगी, पाइपलाइन लगेगी, आपको वहां से फ्यूल मिलेगा। जो तेल आज 378 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, ये तकरीबन 100 रुपए तक मिल सकता है, और अगर ज्यादा हो तो ये 50 रुपए तक भी जा सकता है, और अगर आप इसमें जो टैक्सेस है वो लगाएं तो ये 150 रुपए तक पाकिस्तानियों को दस्तयाब हो सकता है। आप देखिए ग्वादर के अंदर जिस तरह पाकिस्तान में जो क्राइसिस आता है तेल का, ग्वादर के अंदर क्राइसिस नहीं आता, बलूचिस्तान के अंदर क्राइसिस नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां पे ईरानी तेल का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटते हुए नजर आ रहा है, जब उसने गुज़िश्ता रोज एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की और उसने कहा कि मैं जो नेवल ब्लॉकेड था उसको खत्म कर रहा हूं। जो चाइना के शिप्स थे उन्होंने तो बकायदा, चीन ने तो इस नेवल ब्लॉकेड का
जो कि ब्लॉकेट हुआ था, उस पर मजीद जो नेवल फोर्सेस थे अमेरिका की, उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया था। चाइना ने उसको उड़ा के रख दिया था। लिहाजा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट किया और कहा कि मैं ये नेवल ब्लॉकेट खत्म कर रहा हूं। चाइना को इस पे बड़ी खुशी होगी जब मैं चीन जाऊंगा, यानी 14 मई को उन्होंने चीन जाना है अमेरिकी सदर ने। तो जो शी जिनपिंग है, यानी कि जो चीन के सदर हैं, वो मुझे जादू की जप्पी लगाएंगे, फैट हक करेंगे, यानी एक मोटा सा हक करेंगे जिसको जादू की जप्पी कहा जाता है, और जो चीन है और उसके साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप था उसने ट्वीट किया। लिहाजा चीन ने दोस्तों बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए जो अमेरिका का भरम था उसको, चाहे वो नेवल ब्लॉकेट हो, चाहे वो मिलिट्री ताकत हो, उसको जीरो कर दिया है। उस पर सवालात उठ गए हैं और पाकिस्तान ने खामोशी से जो किरदार अदा किया है, तारीख में जब इसकी कहानी लिखी जाएगी दोस्तों, ये भी सुनने लायक, देखने लायक और पढ़ने लायक होगी। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान से दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।